महाशिवरात्रि का शुभ अवसर है और महाशिवरात्रि के अवसर पर मैंने सोचा कि चलो बाबा भोलेनाथ की तो कृपा है ही, दो चार शब्द आप लोगों के बीच रखा जाए जिसका अगर सकारात्मक और एक गतिशील प्रभाव पड़े तो उसका लाभ कई गुना ज्यादा मिलेगा मुझे। भगवान शिव को नीलकंठ कहा गया। क्यों कहा गया? विष को बचाने के लिए विष पी लिए थे। हाँ, समुद्र मंथन के दौरान आप लोगों ने सुना होगा कि विष जो मिला था जिसे भगवान शिव ने पीकर विश्व का कल्याण किया, यानी कि सृष्टि का कल्याण किया, उद्धार किया। इसका संकेत ये होता है, इससे सीख ये मिलती है कि अगर हम भी दूसरों के कल्याण के बारे में सोचेंगे, दूसरों के हित के बारे में सोचेंगे, समाज और देश के बारे में सोचेंगे, तो छोटी मोटी बाधाओं को हंसते खेलते हुए हमें पार करना होगा। तरह तरह की विसंगतियां आएगी, समस्याओं का अंबार आएगा मेरे जीवन के समक्ष, और समस्याएं जो है स्वाभाविक, तो समस्याओं की उलझन या समस्याओं को हम टर्निंग पॉइंट जब बनाते हैं, समस्याओं से सीखने के लिए जब हम तैयार होते हैं और उस विषम परिस्थिति से जूझते हुए हम जब आउटपुट लेते हैं तब हम निखर जाते हैं। और छात्रों के साथ यही होना चाहिए कि जब भी कोई प्रॉब्लम्स आए, कठिन परिस्थिति आए, समस्याएं हमारे समक्ष उपस्थित हो जाए, तो हम उन चीज़ों से सीखें, उन परिस्थितियों से जिसे हम कहते हैं नकारात्मक परिस्थितियां, जिसे हम कहते हैं प्रतिकूल परिस्थिति, उससे जब हम सीखेंगे तो हम निकल जाएंगे निश्चित। आज आप लोगों के बीच में आया हूँ, कोशिश है मेरी कि कम ही समय में बहुत सारी बातों से आप लोगों को हम अपनी भावना शेयर करें। मैं दो तीन चीजों पर चर्चा करता हूँ। आप सभी पढ़ाई करते हैं और यहाँ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आप सब आते हैं नियमित, आप मेहनत करते हैं। आपके जैसे हजारों लाखों बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं, ठीक है। और कोई वैकेंसी जब आती है प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित, तो बच्चे आज के दौर में उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। हजारों लाखों में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, बैठते हैं, लेकिन सीटें जो है कम होती है। और जिस तरह से आबादी बढ़ती चली जा रही है, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, उसके अनुपात में वैकेंसी जो है कम होती जा रही है। आज एक सीट पर 40, 60, 80, 120, 200, 300, 400 तक भी बच्चा पार्टिसिपेट करता है एक सीट पर। और जब हम उसको देखते हैं कि हम जिस प्रतियोगी परीक्षा में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं वहां तो एक सीट पर 300 बच्चे हैं, तो मानसिक रूप से तभी जो है उथल पुथल पैदा होता है। हम मानसिक रूप से थोड़े समय के लिए ही कमजोर पड़ जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं कि इसमें मेरा रिजल्ट कैसे आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं, लेकिन आपको तो सिर्फ एक सीट लेना है। फिर यही बात कोई दूसरे व्यक्ति भी बोलते हैं, जो मैं अभी बोल रहा हूं कि आपको तो सिर्फ एक सीट लेना है। फिर दिक्कत कहां, फासला कहां, अंतर कहां? विजेता में और जो पिछड़ गए उसके बीच अंतर कहां? उसके बीच अंतर सिर्फ अनुशासन का होता है। अनुशासन और धैर्य दो ऐसे सशक्त माध्यम होते हैं जिसकी सीढ़ियों पर चढ़कर आप दुनिया की कोई भी कामयाबी को आसानी से हासिल कर सकते हैं। मेरे बारे में
अगर सर ने बताया होगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो अंतिम में मैं बता दूंगा फिर से। तो अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जीवन में। अभी सड़क पर दुर्घटना बढ़ गई है, क्यों? अनुशासन खत्म हो गया, सड़क पर अनुशासन खत्म हो गया, इसलिए दुर्घटना बढ़ गई है। बड़े बड़े शहरों में कहाँ होती है बहुत ज्यादा दुर्घटना, लेकिन हमारे मधेपुरा, सहरसा, सुपौल जैसे छोटे शहरों में दुर्घटनाएं ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक रूल भी मालूम नहीं है बहुत सारे लोगों को, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अनुशासन नहीं है। तो जीवन में आपसे अगर पूछा जाएगा कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, आप कौन है, आप कौन है? आप तो स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट के लिए क्या होना चाहिए, एक अध्ययनरत छात्रों के लिए क्या होना चाहिए? तो उनका जो काम है, आपका डेजिग्नेशन है, आप एक छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, आपका काम है पढ़ना। और इससे पहले भी कई लेखकों ने उल्लेख किया है कि आपका काम है पढ़ना। तो आज स्टूडेंट जो है बहुत सारे काम करते हैं, पढ़ते भी हैं, मोटरसाइकिल से लहरिया स्टाइल भी मारते हैं, पार्टी सार्टी भी जाते हैं, डीजे पर डांस भी करते हैं, भोज भात भी खाने चले जाते हैं, है ना, थोड़ा सा समर सूट पहन करके दिखाते भी हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो आप करिए क्या कि आप डेली प्रतिदिन एक नोटबुक रखिए, एक डायरी रखिए, उसमें आपको लिखना है सुबह सुबह कि आज कौन कौन सा काम करना है। आज मेरे घर में, भगवान ना करे किसी के घर में कोई तबीयत किसी की खराब हो, अगर मान लीजिए मेरे पिताजी की तबीयत खराब है और उनके लिए दवा लानी है, तो आपको एक नंबर में लिखना है पापा के लिए दवा लानी है। नहीं है तो बढ़िया है, एक नंबर में आपको लिखना है आज इतने घंटे पढ़ना है, ठीक है। आज दोस्त की शादी है, बारात जाना है, आज उसकी शादी का रिसेप्शन है, उसमें जाके खाना भी है और नाचना भी है ना। लेकिन आपका जो डेजिग्नेशन है, पहले उसको आप पकड़िए, पहले अपनी पढ़ाई कर लीजिए, जो आपका कोटा है। कोटा मतलब अब हम आते हैं कंसिस्टेंसी पर, नियमितता पर। ये अनुशासन का पहला पड़ाव है कि आप नियमित पढ़ाई करते हैं। किसी दिन आप 18 घंटे पढ़ लिए, और किसी दिन गए उधर पूरा मतलब भोज में खा करके एकदम तबीयत बिगाड़ लिए और डॉक्टर से दवा लेकर पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले है कि आप नियमितता रखिए, नियमित रूप से। आप फिजिक्स भी पढ़े होंगे, एक्सेलरेशन पढ़े होंगे, त्वरण। त्वरण क्या होता है बताइए? वेग में परिवर्तन। हाँ, उसमें उतार चढ़ाव होता है, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, इसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए। आप नियमित रूप से पढ़ें। आपका काम है, एक दुकानदार सुबह दुकान खोलते हैं, देर रात को दुकान बंद करते हैं। हम लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं, सवेरे जगना होता है तो समय पर ऑफिस जाते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, शाम को फिर छुट्टी के बाद आ जाते हैं। उसी तरह से आपका काम है पढ़ना। अभी वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, T20 का, है ना। एक चीज बड़ी दिलचस्पी इन सारी चीजों में रहती है। आज तो भारत पाकिस्तान का मैच जी सर। आज चलिए हम उस पर नहीं जाते हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, T20 के मैच में अगर ऑस्ट्रेलिया से सपोज डेट भारत का मैच है, ऑस्ट्रेलिया ने बना दिया 160 रन, दैट मीन्स 8 के रन रेट से बनाया, ठीक है, 8 के रन रेट से बनाया। अगर भारतीय खिलाड़ी, इधर ध्यान दीजिए, एक एक चीज पर ध्यान देना होगा, फिर सेंसिटिव बातों को भी मैं रखूंगा धीरे धीरे, लेकिन सुनिए बातों को। अगर भारतीय खिलाड़ी ने शुरू से 3 रन, 4 रन, 5 रन करके बनाया, तो अंतिम के 2-4 ओवर में उनको 20 रन, 25 रन, 30 रन बनाना पड़ेगा। वैसी परिस्थिति में हारने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर भारतीय खिलाड़ी ने शुरू से दबाव को फेस किया
और उन्होंने 8 रन 10 रन 12 रन के हिसाब से रन बनाया, तो अंतिम के 2-4-5 ओवर में 3-4 रन 5 रन 2 रन ऐसे करके बनाना पड़ेगा। तो बिल्कुल दबाव जो है अपने ऊपर से खत्म हो जाएगा। वही चीज है पढ़ाई में भी। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं प्रतीक्षारत रहते हैं कि चलो वैकेंसी कब आएगी जी, ओ जून में वैकेंसी है, चलो अभी पढ़ने का क्या जरूरी है, आएगा तो बता देना थोड़ा सा, हम भी शुरू कर देंगे पढ़ाई। ऐसे कुछ स्टूडेंट किताब की दुकान पर पहुंचते हैं, सरस्वती पुस्तक महल या अन्य किसी दुकान पर ऐसे ऐसे चिपका रहता है वैकेंसी, ठीक है। आजकल तो वो जो है आजकल सरकारी नौकरी पर भी आप देख सकते हैं, सरकारी रिजल्ट पर है ना। एम्प्लॉयमेंट न्यूज पहले आता था, हम लोग पढ़ते थे, रोजगार समाचार, तो चिपका हुआ देखता है, और अब तो वैकेंसी आ गई, अब पढ़ना चाहिए, वैकेंसी आ गया, अब पढ़ना चाहिए। नहीं, आपका अगर टारगेट है कि इस काम को करना है, जनरल कंपटीशन के लिए आपका टारगेट है कि मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, तो बस 3-4-5 सेक्शन को आप नियमित रूप से पढ़ते जाइए। अगर आप नियमित रूप से पढ़ते जाएंगे, और कुछ लोग बोलते हैं क्या 18 घंटा पढ़ोगे 16 घंटा पढ़ोगे तभी सफलता मिलेगी, मैं ऐसा व्यक्तिगत नहीं मानता, और इसको मैं पूरी तरह से खारिज करता हूं। आप एकाग्रचित होकर, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है आज के दौर में पता है? ये इसका सदुपयोग भी है, इसका दुरुपयोग भी है। इसके माध्यम से हमने पार्टिसिपेट करके 3-4 नेशनल अवार्ड हासिल किया, प्राप्त किया, और इसी पर जो है मैं अगर रील बनाता रह जाता इंस्टाग्राम पे, है ना, और फ्रेंडशिप के चक्कर में पड़ा रहता, तो आज भी मैं कहीं पर पड़ा रहता, मैं भी पड़ा रहता। तो इसका सदुपयोग भी है, इस पर आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, कंपटीशन के स्टेटस को देख सकते हैं, विभिन्न तरह के भारत सरकार के माई गव ऐप पर कंपटीशन आता है, उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, आप उसके माध्यम से राष्ट्रीय पहचान बना सकते हैं। बहुत सारे इसमें जो है ऑप्शन है, जिसके माध्यम से आप मोबाइल से बहुत सारे अच्छे कामों को कर सकते हैं, लेकिन ये डिस्टर्ब करता है जब आप इसका दुरुपयोग करते हैं। तो अगर मेरा मानना है कि जनरल कंपटीशन के लिए 6 से 7-8 घंटे ही पढ़ते हैं प्रत्येक दिन, बस ज्यादा नहीं, इतना ही पढ़ते हैं और नियमित पढ़ते हैं, तो वही हालात पैदा होगी आपके साथ। जबकि भारतीय टीम शुरू से 10 से 12-14 रन बनाना शुरू किया, और अंतिम में परीक्षा के समय में वो जो है रिलैक्स महसूस करेगा, उसको लगेगा कि नहीं कि अब जो है लगभग में मेरी तैयारी लगभग में हो चुकी है। और उस समय जब आपको ऐसा महसूस होगा तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा। लेकिन 2 चीज से हमेशा बच के रहना है जीवन में, एक ओवर एक्टिंग, एक ओवर थिंकिंग। तो कॉन्फिडेंट को भी ओवर नहीं करना है, उसको भी दबा के रखना है। जब तक सफलता मिल नहीं जाती, अनंतिम रूप से आप किसी चीज को ज्वाइन नहीं कर लेते, तब तक जो है संयमित रहना है, धैर्य को बना कर रखना है। अब मैं धैर्य को लेकर एक उदाहरण देता हूं। चीन में मोसो बांस की एक प्रजाति पैदा की जाती है, नाम है मोसो। किसान जब उस बांस की प्रजाति के बीज को बोते हैं खेत में, तो 5 वर्ष तक पंखुड़ी भी नहीं निकलता है। 5 वर्ष तक। हमारे यहाँ अगर 5 वर्ष तक पंखुड़ी ना निकले तो किसान कहेगा कि कोर करके हटाओ, इसको हटाओ, फालतू का चीज है, इसमें लगा दो, धान लगा दो, गेहूं लगा दो, कुछ और लगा दो। लेकिन वहाँ के किसान धैर्य रखते हैं, पेशेंस के साथ बने रहते हैं, समय समय पर सिंचाई करते रहते हैं, समय समय पर खाद पानी डालते रहते हैं। परिणाम ये होता है कि जैसे ही 6ठे साल में प्रवेश करता है तो 5 से 7 सप्ताह में ही वो बांस जो है 90 से 110 फीट तक
ऊंचा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। छठे साल में 5 से 7 सप्ताह में ही वो बांस क्या हो जाता है, 90 से लेकर के 110 फीट तक ऊंचा हो जाता है। और उस पैदावार का लाभ जो है गुणात्मक रूप से वहां के किसान को मिलता है। तो पहला पायदान मैंने क्या कहा कि एक कंसिस्टेंसी रखिए जीवन में, आप नियमित पढ़िए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आपका अगर साथी है इस दुनिया में, अगर सबसे ज्यादा किसी को मोहब्बत करना है, साथी बनाना है, तो किताब से कीजिए, अपनी पुस्तक से, अपने सिलेबस से कीजिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिए। और एक बात जान लीजिए कि अभी का वो दौर है कि जब आप सफल नहीं होंगे तो सबसे पहला जो साथ छोड़ेगा आपके परिवार का आदमी साथ छोड़ देगा, ये हकीकत है। उसके बाद जात जमात है, समाज का लोग है। अपने महत्व को अगर बनाना है, प्रतिस्थापित करना है, तो पहले इस चीज को आपको जानना होगा। इस धरती पर कोई जाने कि नहीं जाने कि आप कौन है, लेकिन सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपका अस्तित्व है इस धरती पर। आप आए हो, आप आए हैं इस धरती पर और आपका अस्तित्व है। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है इस धरती पर स्पेशल होता है। और परमपिता परमेश्वर बोलते हैं, ईश्वरीय सत्ता को मानते हैं, तो इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि ईश्वर ने जो मानवों को बनाया है, इसके मस्तिष्क को सृजित किया है असाधारण रूप से, और कहीं भी भेदभाव उन्होंने नहीं किया। लेकिन फिर जब उन्होंने भेदभाव नहीं किया तो आज ऐसा क्यों होता है कि कोई प्रेसिडेंट हो जाते हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, कोई IAS IPS बन जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाते हैं। यानी कि सफलता का तो हम बहुत पैमाना नहीं समझ पाए अभी तक कि सफलता किसको कहते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत बड़े पद पर जाने के बाद भी निष्ठावान, समर्पित और ईमानदार नहीं रहे, तब भी आप सफल नहीं हैं। लेकिन आज का जो पैमाना है उसके हिसाब से आपको अगर सफलता नहीं मिली तो उसके पीछे कहीं न कहीं सबसे बड़ा हाथ है अनुशासन का नहीं होना। तो कंसिस्टेंसी पहले है, ठीक है। उसके बाद हम 3 संप्रेषण पर चर्चा करते हैं। एक मौखिक, दूसरा आंगिक, तीसरा लिखित। मौखिक संप्रेषण जो है, आप जो बोलते हैं, साक्षात्कार में क्या होता है कि मौखिक रूप से पूछताछ होती है, वहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका जवाब हमें देना होता है, ठीक है। तो वहां ओवरऑल समीक्षा होती है कि आपका आंगिक संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, ये सब देखा जाता है। लेकिन मौखिक संप्रेषण है क्या कि आपके पास जो शाब्दिक शक्ति है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कहलाते हैं कि हम एजुकेटेड हैं, शिक्षा आप हासिल कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है, इस जगह से मैं बता रहा हूं कि बहुत सारी जगह पर आप लोग सुनते होंगे कि शिक्षा से परिवर्तन हो जाता है, शिक्षा से हम बदल जाते हैं। केवल शिक्षा प्राप्त करने से बदलाव नहीं हो सकता। शिक्षा प्राप्त करने से हमें बड़ी बड़ी डिग्रियां मिल सकती है, लेकिन बदलाव लाने के लिए हमें ज्ञान का होना जरूरी है हमारे भीतर। आपने सुना होगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बचपन की किताबों में साधारण सी बात लिखी होती है कि माँ बाप बड़े बुजुर्गों, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। आज देख लीजिए, सड़कों पे, दुकानों पे, हर जगह नजर दौड़ा लीजिए, क्या जो सम्मान हमारे बुजुर्गों को मिलना चाहिए, हमारे माँ बाप को मिलना चाहिए, गुरुओं को मिलना चाहिए, आज मिल पा रहा है? शिक्षा की स्थिति जो है रिकॉर्ड के हिसाब से तो अच्छी होती जा रही है, आंकड़ा के हिसाब से समाज शिक्षित होता जा रहा है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम कमजोर होते जा रहे हैं।
बिल्कुल सच है, इसको नहीं काट सकते हैं। शैक्षिक दृष्टिकोण से, आंकड़ों के हिसाब से हम बहुत समृद्ध होते जा रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम कमजोर होते चले जा रहे हैं। क्यों? उसके पीछे बस यही कारण है कि किताबों में जो ज्ञान की बातें लिखी हुई है उसको हमने आत्मसात नहीं किया, उसका प्रयोग हमने नहीं किया। उन चीजों को, उन नैतिक जो चीजें हैं, जो नैतिकता से भरी बातें हैं, उसको हमने जीवन में नहीं उतारा। आप गणित का फॉर्मूला जानते हैं, अगर प्रश्न आ गया तो उस फॉर्मूले को आप उसमें इंप्लीमेंट करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, फिर आप ये देखते हैं कि वह हिसाब बना कि नहीं बना, प्रश्न बना कि नहीं बना। अगर वो फॉर्मूला नहीं लगा, दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, तीसरा लगाते हैं, इस तरह से बनाते हैं। तो उसी तरह से जो किताब में ज्ञान की बातें हैं, उसको जब आप अपने जीवन में आत्मसात कर लीजिएगा तो निश्चित रूप से निखार आएगा। तो शब्द जो है हमारा बेहतर होना चाहिए। हम कहीं भी बोलें, कुछ भी बोलें, आप सरस्वती के उपासक हैं, आप शब्दों के ज्ञाता हैं, महारथी हैं, तो शब्दों का चयन बेहतर होना चाहिए हमारी लाइफ में, जिंदगी में। अगर आप शाब्दिक तौर पर अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से लिखित संप्रेषण में भी उसका उपयोग होगा। लिखित संप्रेषण हुआ कि मान लीजिए कि परीक्षा ली जाती है, परीक्षा तो होती है, आप किस तरह से प्रश्नों का जवाब देते हैं, मूल्यांकन क्षमता आपके पास किस प्रकार का है, किस प्रकार के शब्दों का चयन करते हैं और उसको किस तरह से सुसज्जित और सुनियोजित तरीके से आप वर्णित करते हैं, इन सारे चीजों को जब देखा जाता है तब पता चलता है कि आपके भीतर जो है लिखित संप्रेषण को लेकर के कितनी क्षमता है। मौखिक संप्रेषण, क्यों कुछ स्टूडेंट को यहाँ देखते हैं नींद आ रही है, मेरी बात सुनकर नींद तो नहीं आनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए, ये भी डिसिप्लिन के तहत होता है, आता है। रात है सोने के लिए, सोइए 6-7 घंटे 8 घंटे, लेकिन दिन में आप लोग जगे रहिए, एक्टिव मोड में रहिए, है ना, पूरी तरह से। अब हम सरकारी स्कूल +2 के शिक्षक हैं, लेकिन आज तक आंख भी नहीं झपकी है मेरी, आज तक इस विद्यालय में। सुबह 5:30 बजे जगते हैं, 11 बजे रात तक एक्टिव मोड में रहते हैं, बहुत सारे कामों को करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन स्कूल में आज तक मेरी आंख कभी भी 1 सेकंड के लिए भी नहीं झपकी है। एक होता है ना कि कभी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी सी लग रही है, चलो कुर्सी में बैठे बैठे झपक जा रहा, ऐसा कभी नहीं हुआ। आप लोग भी एक्टिव मोड में रहिए। हालांकि हो सकता है, खास करके आज छात्राओं के साथ ऐसा हो सकता है कि फास्टिंग में होगी, कल महादेव को पूरा दूध वगैरह फूल बेलपात्र अर्पित करेंगी। आज है सर, आज से है, आज है, अच्छा आज ही है। चलिए, एक हो गया मौखिक संप्रेषण, दूसरा हो गया लिखित संप्रेषण, तीसरा हो गया आंगिक संप्रेषण। हम लोग सड़क पर किसी को देख लेते हैं तो अनायास मुंह से निकल जाती है बात कि देखो कितना लफंगई की तरह करता है। क्यों? कि उसके शरीर का जो हाव भाव है वो सभ्य प्रवृत्ति के मानव की तरह नहीं है। मेरा चलना, उठना, बैठना, मेरे द्वारा जो बात किया जाता है या मेरे द्वारा जो कुछ बात लिखी जाती है, इन सारे चीजों को एक जगह कर करके हमारे व्यक्तित्व का निखार होता है। तो व्यक्तित्व को बनाने के लिए इन तीनों चीजों को आप लोग एकदम पूरी तरह से मजबूत बना लीजिए, ताकि ये व्यक्तित्व जो है आपका निखर जाए, है ना। इसी व्यक्तित्व को देखा जाता है बड़ी बड़ी परीक्षाओं में। अगर सिविल सेवा का खास करके एग्जाम दीजिएगा आप लोग, बीपीएससी, यूपीएससी वगैरह परीक्षा की, तो उसमें जो इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार, वहाँ व्यक्तित्व का ही परीक्षण होता है। क्योंकि परीक्षा तो पहले आयोजित हो जाती है, पीटी मेंस, आपका तो मूल्यांकन जो मेरिट वाली बात है पहले हो जाता है। लेकिन साक्षात्कार में मुख्य रूप से, हालांकि उसमें भी मार्क होता है, लेकिन उसमें जो है मुख्य रूप से आपके व्यक्तित्व को देखा जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि सर बिहार पुलिस में तो साक्षात्कार है ही नहीं, तो क्या जरूरी है व्यक्तित्व को निखारने की? रेलवे में है ही नहीं तो क्या जरूरी है निखारने का?
ये व्यक्तित्व जो है आपको जीवन पर्यंत अंतिम क्षण तक एक बेहतरीन इंसान बनाए रखने में सक्षम होता है। और कभी कभी क्या होता है कि आर्थिक विपन्नता की वजह से या अन्य किसी समस्या के कारण बच्चों में हीनता का भावना पैदा होता है। कैसे पढ़ेंगे, हम तो गरीब घर से हैं, या कोई प्रॉब्लम होता है, तबीयत अक्सर किसी की खराब रहती है। अलग अलग बातें जो है सामने उभर करके आती है। इसीलिए ये जो समस्याएं हैं ये आम है। वो कौन है, वो सो रहे हैं? टोपी आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? हाँ, आपका तो चेहरा लग रहा है छैला बिहारी की तरह से। बताइए तो, आज तब आप सो रहे हैं। छैला बिहारी से बात करवा दें आपकी? लाइब्रेरी में रात को रहता है। बैठिए। कुछ शख्सियत के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, जिनके बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन सारे लोगों को जानना जरूरी है। और इन सारे लोगों से पहले किनको जानना जरूरी है? सबसे अच्छा मोटिवेशन कब मिलता है? अभी हम रख के चले जाएंगे, थोड़ी देर तक हो सकता है आप लोग ऊर्जावान रहेंगे, या बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुन करके यूट्यूब पे या किसी और चैनल के माध्यम से आप एग्रेसिव हो जाएंगे थोड़े समय के लिए। आप तो कस के पढ़ना है, पूरा एकदम जो है दुनिया को बदल देना है, लेकिन थोड़े समय के बाद आप ठंडा पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि सबसे बड़ा जो मोटिवेशन का पॉइंट है वहां हम लोग नहीं पहुंचते हैं। सबसे बड़े मोटिवेशन का पॉइंट है कहाँ? माँ बाप। उनके चेहरे को देखिए और कोशिश कीजिए पढ़ने की, उनके चेहरे को पढ़ने की। क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? उनके अंदर जो है आपके प्रति ऐसी कौन सी लालसा है, वो क्या चाहते हैं, और किन परिस्थितियों कठिनाइयों से लड़ करके जूझ करके आपको हर चीज से संबल बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। और कोशिश रहती है उनकी कि आपको सरे आंखों पर बैठा करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, ताकि अपना मेरा जो बच्चा है अपने कर्मों के आधार पर मेरे नाम को रोशन करे। अगर मेरे माँ बाप जन्म मुझे नहीं देते तो आज ये आंख दुनिया नहीं देखती, आज हम आपके बीच नहीं होते। आज जो धीरे धीरे सफलता मिलती चली जा रही है उस चीज को हम अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है माँ बाप। और जो बच्चा या जो शख्स अपने माँ बाप और गुरु का नहीं हुआ, धरती पर किसी का नहीं हो सकता। किसी का मतलब खुद का भी नहीं हो सकता है। इसीलिए अपने माँ बाप की परिस्थिति को हमेशा पढ़ते रहिए, उसको अपने जहन में, मस्तिष्क में बना कर रखिए। हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, एक तो बिहार अब धीरे धीरे उभर रहा है, ये प्रदेश आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती चली जा रही है। शैक्षिक क्षेत्र में आज भी हम पिछड़े हुए हैं, लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकलापों से बहुत तेजी से शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप आर्थिक संपन्नता की बात कीजिएगा तो भारत का 60 से 70-80% रुपया जो है ना 30 से 32 लोगों के पास ही है। अंबानी, अडानी जैसे, रतन टाटा जैसे लोग, इनके पास ही सब पैसा है। अब इधर जो कुछ 20-30% रुपया बचा उसमें पूरे हिंदुस्तान का आदमी है। उसमें भी 3 हिस्सा कर लीजिए, एक लोअर कर लीजिए, एक मिडिवल कर लीजिए, एक हायर कर लीजिए। हम लोग मिडिवल में भी लोअर मिडिवल में आते हैं। हम लोग आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्र से ही आते हैं। हम लोगों के पास अभी भी 10-15 लाख की गाड़ी चढ़ने की क्षमता नहीं है। तो हम लोग उस स्थिति में हैं जहां पर बहुत अधिक जद्दोजहद करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है जीवन से। हम लोग के साथ ऐसी परिस्थिति है कि ठेला पर जो है कुछ बेच भी नहीं सकते हैं,
नाम 50 करोड़ रुपया लगा करके कोई बिजनेस कर सकते हैं, 100 करोड़। तो हम लोगों के पास जब विकल्प नहीं है तो सबसे अच्छा विकल्प है जीत लेना। और जीत लेने के लिए आप अभी अडानी को पैसे के मामलों में हम नहीं छोड़ सकते हैं पीछे। हो सकता है कि प्रयास करे तो मेरा जनरेशन उसको पीछे छोड़ दे, लेकिन जब पॉपुलरिटी की बात आएगी, पहचान की बात आएगी, तो आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है शिक्षा। आप उसके बल पर वैसे ऐसे कई शख्सियत को पीछे छोड़ सकते हैं। हमने देखा था उस दिन स्टेडियम में कि मुकेश अंबानी खुद से चाय दे रहे हैं उसको, रोहित शर्मा को, और रोहित शर्मा नहीं ले रहा है, नहीं पी रहा है चाय, नहीं लिया, देखा नहीं। उसको कहा जाता है टैलेंट। मतलब अभी को हम लोगों को कोई अडानी आकर दे के बिस्किट खा लीजिए, हाँ सही बोले, दरबार देखा, लेकिन नहीं, अपनी पहचान ऐसी बनाइए खुद की हो, खुद की पहचान बनाइए। और हर एक शख्स यहाँ पर जो भी बैठे हुए हैं एक बहुत बड़े शख्सियत बन सकते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। अरुणिमा सिन्हा का नाम आप नहीं जानते हैं तो अरुणिमा सिन्हा के बारे में सुनिएगा, आप गूगल पर भी पढ़ सकते हैं। अरुणिमा सिन्हा जी का एक पैर जो है कट गया था, ट्रेन से फेंक दिया गया था, एक पैर कट गया था, तब भी वो जो है एवरेस्ट की चोटी पर नकली पैर लगा करके चढ़ी थी, और दुनिया की पहली महिला बनी जो नकली पैर से एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी। और वो उन्होंने पूरे समाज को इंस्पायर किया, और आज भी हम लोग प्रेरित होते हैं। सुधा चंद्रन की बात कीजिए, भारतनाट्यम में वो प्रख्यात नृत्यांगना, उनका भी एक पैर कट गया था, और उन्होंने भी नकली पैर लगा करके फिर से वापस वो आई नृत्य के क्षेत्र में, और पूरे भारत को हैरान कर दी भारतनाट्यम में। कोई जानते होंगे तो जानते होंगे, जानते हैं। और उन पर एक सिनेमा भी बनी थी मयूरी, जो काफी चर्चित रही। एरॉन रॉल्स्टन साहब पर्वतारोही थे, और एक बार जो है चलते चलते पर्वतों पर फिसल गए, और दो चट्टानों के बीच ये दायां हाथ जो है फंस गया, और ऐसा वीरान क्षेत्र था जहां लाख आवाज लगाने के बाद भी कोई नहीं सुन सका उनकी आवाज, हाथ काट लिया, और खुद से अपना फिर उन्होंने 5वें दिन के बाद 6ठे दिन खुद से इस हाथ को काट लिया, खुद से काट लिया। आपने सुना होगा अपने देश में भी किसी ने काटा था खुद से हाथ, कुंवर सिंह, है ना। और काटने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का छक्का छुड़ा दिया, छठी का दूध याद दिला दिया। तो उन्होंने एरॉन रॉल्स्टन साहब ने खुद से हाथ काट लिया। उन पर भी एक मूवी बनी, हॉलीवुड मूवी, जो पूरी दुनिया में तहलका मचा दी। आप इस देश में बहुत सारे ऐसे शख्सियत हुए, अभी वर्तमान में राष्ट्रपति महोदया को पढ़ लीजिए, उनकी जिंदगी को पढ़ लीजिए तो उनका सफर कहां से शुरू हुआ। मैरी कॉम आप जानते होंगे, मैरी कॉम पर मूवी भी बनी है। और मैरी कॉम के बारे में कौन जानते हैं बताइए, कोई भी, कोई जानते हैं बढ़िया से बताइए तो। मैरी कॉम के बारे में खाली मुक्केबाज थी, यहाँ कोई मुक्का से मार देगी आपको तो क्या मुक्केबाज है। अरे उसकी उपलब्धि बताइए, हाँ बताइए। विश्व चैंपियन रही है मैरी कॉम, जो मणिपुर की है, प्रसिद्ध महिला। सिक्किम की है कि मणिपुर की है? मणिपुर की है। अच्छा, और कोई बताएंगे? बैठिए। उन्होंने मुक्केबाजी में कॉमनवेल्थ गेम में पहला गोल्ड मेडल लिया, सॉरी रजत पदक, गोल्ड मेडल, और ओलंपिक में पहला रजत लिया था। और 6 बार उन्होंने सही कहा
कि विश्व चैंपियनशिप में खिताब जीती। और 2-3 बच्चे की मां होने के बाद भी उन्होंने गेम में पार्टिसिपेट किया था और भारत को जो है मेडल दिलाया। तो ऐसी ऐसी शख्सियत है कि हम उनसे प्रेरित हो सकते हैं। जिस समय वो कम ही उम्र में मुक्केबाजी के तरफ आगे बढ़ी, सोसाइटी और परिवार जो है सपोर्ट नहीं किया, बहुत संघर्ष वहीं से शुरू करना पड़ा उनको। और आज मैरी कॉम जो है पूरे भारतवर्ष की महिलाओं के लिए